जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है जागरूकता अभियान के अंतर्गत वो नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, जल का दुरुपयोग। ठीक है, इससे संबंधित आज हमारी वीडियो होगी जो कि आज के आम नागरिक के लिए भी बहुत ज़रूरी होगी और एक पढ़े लिखे पर्सन के लिए भी बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट होगी और अदर जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। सबसे पहले एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में आप सभी जानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, मतलब इस सिद्धांत के बारे में जो बताया सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज लेमेंथेर ने बताया था। जॉर्ज लेमेंथेर ने बिग बैंग सिद्धांत की क्या करी थी? कल्पना करी थी। ठीक है, और इसकी जो व्याख्या की थी, इसकी व्याख्या करी थी रॉबर्ट बोगनर ने, इसकी व्याख्या की थी। लेकिन ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कि अब से 15 अरब वर्ष पूर्व, मतलब अब से 15 अरब वर्ष पूर्व क्या था? एक विशालकाय पिंड था। विशालकाय पिंड एक छोटा सा पिंड था। इस पिंड के तहत क्या हुआ कि इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद इसमें क्या हुआ? अधिक संघनन होने के कारण इनमें क्या हुआ? बिखराव होने लगा। और बिखराव होने के साथ इसमें क्या हुआ कि और अधिक घनत्व ऊर्जा और इसमें ज़्यादा बनने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर छोटे छोटे कणों का निर्माण होने लगा। ठीक है, यहाँ पर हीलियम हो गया, हीलियम से हीलियम बनना शुरू हो गया और हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। इससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बन गई। बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बन गई और आकाश गंगाएं जब बनी तो उनमें क्या हुआ? उनमें ग्रहों का निर्माण होने लगा और तारों का निर्माण होने लगा। और धीरे धीरे यहाँ पर ये ग्रह क्या थे? सबसे शुरू में एक आग के गोले की तरह थे। ठीक है, तारा वो होता है जिसके पास खुद का अपना प्रकाश हो। ठीक है, वह तारा कहलाता है। ग्रह वो होता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा ना हो। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ग्रह बनने शुरू हो गए। अब ये बात बिग बैंग सिद्धांत तो पुख्ता करता है कि आकाश गंगाएं कैसे बनी, ग्रह कैसे बने, चंद्रमा कैसे बना, सूर्य कैसे बना। सूर्य भी एक तारा है जिसके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश है। अब ये सन है, हम सौरमंडल पर आ गए हैं और सौरमंडल में यहाँ पर सन है और यहाँ पर सबसे पहले बुध, शुक्र, बुध है, शुक्र और ये पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं फिलहाल कि पृथ्वी ये ग्रह है। ठीक, ये ग्रह में अगर अंतरिक्ष में हम देखते हैं तो ये ग्रह में कैसा दिखाई देता है? नीला रंग का दिखाई देता है। लेकिन ये तो बताइए कि इस ग्रह पर 71% पानी है और 29% क्या है? इस पे भूभाग है, जिस पे हम रहते हैं उसे भूभाग कहते हैं। ठीक है ना, और जो 71% यहाँ पर जल है। ठीक है, इसमें जल जो 71% की जो मात्रा है, अगर इसे हम 100% कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा? 2% या कुछ थोड़ा सा कम भी है, 2% लगभग मान के चलते हैं कि 2% पानी इसमें पीने लायक है। ठीक है, और बाकी जो पानी है वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका हुआ या आर्कटिक वृत्त हुआ, इन वृत्तों में ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है अभी तक ये। लेकिन यहाँ जो पीने के योग्य जो पानी है वो कितने प्रतिशत है? 2% पानी है। लेकिन ये यहाँ पर जो पानी है 71% जो पृथ्वी पर पानी है, वो पानी यहाँ पर क्यों है? पृथ्वी पर पानी क्यों है? मान लो अगर यहाँ पर मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे खोज चल रही है, तो मंगल ग्रह पे पानी क्यों नहीं है? मंगल ग्रह पे पानी की खोज चल रही है, लेकिन मंगल ग्रह पे पानी क्यों नहीं है? इसकी एक वजह है कि पृथ्वी पर पानी क्यों है? जब यहाँ से सूरज रोशनी अपनी देता है, ठीक है, रोशनी जो आती है सूरज की, तो यहाँ पर क्या है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के इतना करीब है कि यहाँ पर अगर पानी की मात्रा भी होगी तो क्या होगा? गर्माहट से वो भाप बनकर उड़ जाएगी। ठीक है, भाप बनकर उड़ जाएगी। इसी तरीके से ये शुक्र भी यहाँ पर क्या है? इसमें अधिक मात्रा में गैस पाए जाते हैं। किसमें? शुक्र ग्रह में अधिक मात्रा में गैस पाए जाते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं कि गैसों की जो मात्रा अधिक होने के कारण इस पे क्या होता है, कुकर की जैसे कुकर में कोई दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुकर जैसी एक
उत्पत्ति होती है, भाप की उत्पत्ति होती है और वहाँ पर अधिक मात्रा में गर्म होता है और जल्दी से क्या होता है, खाना तुम्हारा बन के तैयार हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी गैसों की मात्रा अधिक होने के कारण तो यहाँ पर भी कुकर के समान स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर पानी की मात्रा क्यों है? पृथ्वी पर पानी की मात्रा इसलिए है कि सूर्य से ना तो इतनी दूरी पर है और ना तो सूर्य से इतना पास है और ना ही इतनी दूरी पर है। अगर मान लो यहाँ से सूर्य, अगर पृथ्वी यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत कम पहुँचेगी और जब यहाँ से रोशनी बहुत कम पहुँचेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पानी होगा वो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। ठीक है, बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप मंगल ग्रह पर बात करते हैं या मंगल ग्रह पर कभी भी पानी की खोज होती है तो वो बर्फ़ के तौर पे ही बताया जाता है कि बर्फ़ छतरों के रूप में मंगल ग्रह पर इसकी खोज करी गई। अभी तक पुख्ता बात ये भी क्लियर नहीं हुई कि मंगल ग्रह पर पानी है या नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर पानी होने की वजह यही है कि पृथ्वी जो है गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये होता है कि ना तो अधिक गर्माहट है और ना तो अधिक ठंडा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच की स्थिति बनी हुई है जो पानी यहाँ पर तरल मात्रा में हमें मिलता है। अब हम पृथ्वी पर आ गए हैं और क्या होगा कि पृथ्वी पर पानी क्यों है। ठीक है, पृथ्वी पर पानी इसलिए है क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी स्थिति में है ना तो अधिक ताप है और ना ही अधिक ठंडक है। तो बीच की दोनों की स्थिति बनी हुई है। उस जो क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% यहाँ पर भूभाग है। भूभाग का मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र पर हमारे निवास क्षेत्र बना हुआ, हमारे जो घर बने हुए हैं वो ठीक किस पे बने हुए, 29% पे बने हुए हैं। लेकिन ये 71% पानी जो है किस मात्रा में पाया जाता है, ये समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। अब इसका दुरुपयोग हम किस तरीके से करते हैं? इसका दुरुपयोग हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर पानी की कोई वैल्यू नहीं समझाती है। क्योंकि पानी की वैल्यू इसलिए नहीं समझी जाती है क्योंकि हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, हमें नहाने के लिए पानी आसानी से मिल जाता है। हमारे घर पर समर पंप है। ठीक है, हमारे घर पर, आपके घर पर, सभी के घर पर समर पंप है। क्योंकि आज की डेट में कि नल चलाने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि वहाँ पर हाथ दुखता है। लेकिन ये नहीं पता आपको कि एक पाइप से मिनिमम 1 मिनट में कम से कम 10 से 15 लीटर के बीच में पानी निकल जाता है 1 मिनट के अंदर, और समथिंग में ज़्यादा ही निकलता होगा। 1 मिनट के अंदर 10 से 15 लीटर के बीच में पानी निकलता है समर पंप से। अब आप देखिए कि हम उसे 1 घंटा भी चला लेते हैं, 2 घंटा भी चला लेते हैं, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे आप देखते हैं घरों में कि अगर समर से हम अगर बाल्टी भर लें अपनी और बाल्टी भर के उसका प्रयोग करें तो फिर बहुत कम मात्रा में हम समर का यूज़ करेंगे और समर का यूज़ का जो पानी होगा उसे भी हम बहुत कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि जिनके घर समर पंप होता है वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और लेकर पूरे मोहल्ले को साफ़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और दूसरों की भी बाल्टी भर रहे हैं, अपनी भी बाल्टी भर रहा है और गाड़ी पर इस तरीके से चला रहे हैं जैसे कि फ्री का पानी है। ठीक है, अभी फ्री का है, लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि अभी 2% पानी ही पीने लायक है, 2% ही पानी पीने लायक है जो कि पृथ्वी पर है, और इसका दुरुपयोग हम इतनी मात्रा में कर रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन इसकी वैल्यू घट जाएगी उस दिन पानी की मांग बढ़ जाएगी। आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो किस मात्रा पर होंगे, वो पानी के लेकर होंगे। ठीक है, इंटरनेट डाटा को लेकर होंगे। लेकिन पानी का दुरुपयोग करने से बेहतर यह है कि पानी को बचाएं। पानी जितना बचेगा आपके लिए और आपकी पीढ़ियों के लिए उतना ज़्यादा होगा। और किसी पर्सन से आप यह भी कहते हैं ना कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें तो क्या तेरे घर से क्या जाता है, हमारे घर से कुछ नहीं जाता है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में तो सोचें, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में तो सोचें कि वो किस तरीके से पानी का दुरुपयोग करेंगे, वो हमें किस तरीके से याद रखेंगे। जब हम उनके लिए कुछ छोड़ के जाने के नहीं है तो हम फिर क्या रखेंगे उनके पास, वो हमें किस तरीके से याद करेंगे। तो इसलिए जितना हो सके वो कम मात्रा में पानी का यूज करें और दूसरों को भी करें। क्योंकि आप राजस्थान क्षेत्र में नहीं गए, वहाँ पर जितने पानी में, यहाँ उत्तर प्रदेश के और जिनके पास में पानी की मात्रा ज़्यादा है ना, वो हम नहा भी लेते हैं उसमें, और वो हम जितने पानी में नहाते हैं उतना पानी वो एक हफ्ता चलाते हैं। लाइनें लग जाती हैं जब वो पानी लेके जाते हैं। और जब कभी आप खुद किसी शहर में जाते हैं तो उस शहर में जाने के बाद बाल्टियों में लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है और 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी आप भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए पानी की कोई वैल्यू नहीं है। ये कहावत आपने सुनी होगी कि
जो चीज़ जितनी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी की मात्रा है तो कम, 2% पानी पीने लायक है, लेकिन आप इस बात को समझते नहीं हैं। हम पानी से अब ये आप एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बताया गया है कि पानी का दुरुपयोग बहुत कम मात्रा में करें और हो सके तो बिल्कुल ही ना करें। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के तहत आप बता सकते हैं कि देखना कि पानी का दुरुपयोग करने से क्या होता है। मुझे प्यास लगी है पुत्र, जो आज्ञा पितामह। हे गिरधर, धरती के गर्भ से जल क्यों नहीं आ रहा? हे पार्थ, पृथ्वीलोक के प्राणियों ने जल का दोहन और बर्बादी इस कदर की है कि ग्राउंड वाटर का लेवल काफी गिर चुका है। इससे नल, हैंडपंप, ट्यूबवेल में पानी आता नहीं और नदी, नाले, जोहड़, तालाब, झील, बावड़ियां सब सूख रहे हैं। हे प्रभु, ये तो बड़ी भयानक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं पृथ्वीलोक के लोग। बिल्कुल अर्जुन, अगर ये लोग अब भी नहीं जागे, पानी की बर्बादी नहीं रोकी और पानी की बचत नहीं शुरू की, तो वो दिन दूर नहीं जब अंत समय में 2 बूंद पानी के लिए भी लोगों को तरसना होगा। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। अगर मान लिया जाए कि इसमें अगर नहाने धोना भी इंक्लूड करते जाए तो हम 10 से 12 लीटर पानी, 10 से 12 लीटर पानी हम नहाने धोने के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोटल हमारा मिनिमम यहाँ पर 15 लीटर बैठ रहा है और 15 लीटर का हम औसत निकाले तो मिनिमम मैं मान सकता हूँ 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर का डेली यूज़ है। बर्तन धोने में हो गया, कपड़े धोने में हो गया, नहाने में हो गया, ब्रश करने में हो गया और भी अदर चीज़ों में हो गया, तो मिनिमम 8 लीटर पानी हम मान लेते हैं। और 8 लीटर पानी को अगर हम एक सप्ताह से 8 7 8 56, ठीक है, 56 लीटर पानी हम प्रतिदिन यूज करते हैं। 56 लीटर पानी प्रतिदिन यूज करते हैं। अगर हम इसे ही 56 को अगर 52 हफ्तों से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है? ठीक है, 5 6 ना 6 दूनी 12, 12 का 2 हाजिर लगे 1 और इसके बाद 5 दूनी 10 और 1 11, इसके बाद 5 सत्ते 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगे 3 और 5 से 5 पंजे 25 और 3 कितने हो गए? 28, 2900 लीटर। ठीक है, 2912 लीटर, 2912 लीटर पानी हम एक साल में प्रयोग करते हैं, क्योंकि 52 हफ्ते पूरे साल में होते हैं। तो हम पूरा जो पानी यूज करते हैं, मीटर देख रहे हैं, इस वर्ल्ड मीटर के हिसाब से देखा जाए कि हमारे देश की मतलब पूरी पृथ्वी की क्या है, ये पूरी पृथ्वी की जनसंख्या है। पूरी पृथ्वी की जनसंख्या है। इस जनसंख्या से इसको डिवाइड कर दो, इस जनसंख्या को इससे डिवाइड कर दो, तो पता पूरे जितने भी वर्ल्ड में पर्सन है उन पर्सनों को क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर रेटिंग निकल कर आ जाएगी, कितना यूज करते हैं हम पानी। इस पानी का हम दुरुपयोग करने से बचें और दूसरों को भी सलाह दें। अब जैसे बरसात होती है तो बरसात का जो पानी होता है वो छत पे आता है। ये बरसात हुई और बरसात की जब होती है तो यहाँ पर छत पे पानी जमा हो जाता है और एक पाइप के द्वारा ये क्या आ जाता है? नालियों में आ जाता है। नालियों से बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पानी से अगर यहाँ पर सूरज निकलेगा, जब यहाँ पर पानी सूरज निकलेगा तो रोशनी यहाँ तक पहुँचाएगा, छत पे ही पहुँचाएगा, सब जगह पहुँचाएगा। और जब ये रोशनी पहुँचेगी तो क्या होगा? ये पानी जितना भी होगा, ये पानी क्या होगा? बाँस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और जब बाँस बन के उड़ जाएगा तो ये ना किसी काम का रहा और ये छत का पानी भी सारा धीरे धीरे नीचे आता है नालियों में और चला जाता है। तो ये सरकार भी एक योजना चलाती है, इसके तहत ये काम करवाती है कि आप छत बनाइए। ये छत है, ठीक है, छत पे जो पानी आता है, बरसात का पानी हुआ तो क्या होता है? घर में एक गड्ढा खुदवाइए और गड्ढा खुदवाने के बाद उसमें
एक फिल्टर लगाइए और फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, गहरा पानी गड्ढा करने के बाद जो छत का पानी होगा, छत का पानी इस पाइप के थ्रू आएगा और आने के बाद छन के कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, अंदर समा जाएगा, जो कि हमें पानी के रूप में फिर दोबारा से प्रयोग करने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। हमारे घर में एक ऐसा गड्ढा होना चाहिए जिससे क्या होता है कि पानी को सेविंग कर सके। हम जितने कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उस सब पानी का प्रयोग हम क्या करें कि इस जो गड्ढा है आपका इसमें चला जाए, और इसमें चला जाएगा तो क्या होगा कि पानी सारा पृथ्वी के अंदर चला गया। फिर सूरज कितना भी निकले, फिर ये क्या होगा कि वाष्प बन के, मतलब ये भाप बनकर ऊपर नहीं पहुंचने का, और इससे क्या होगा कि हमारे लिए फायदा होगा कि हमारे क्षेत्र का पानी का वाटर लेवल बराबर में रहेगा। इससे ये फायदा होगा। और जैसे हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई मतलब जो हम खेतों को पानी देते हैं, अब जो उत्तर प्रदेश में सिस्टम इस तरीके से है कि बाढ़ सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। बाढ़ सिंचाई का मतलब ऐसा है कि हमने जैसे मान लो गेहूं बो दिए, और गेहूं बोने के बाद उसमें क्या करते हैं, एक पाइप लाइन डाली और डालने के बाद उसे पूरा फुल भर दिया। फुल भरने के बाद क्या हुआ कि जब सूरज निकलेगा तो उस जिसमें सूरज में जो निकलेगा उसकी क्या होगी, रोशनी पहुंचेगी। रोशनी पहुंचने के बाद जो वहां पर पानी की मात्रा होगी, पानी की मात्रा किसके द्वारा चली जाएगी, वो सब हमारा सूरज के द्वारा बांस बनकर उड़ जाएगी। लेकिन हमें ऐसी सिंचाई नहीं करनी है। कुछ चीज़ों में सिंचाई इस तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में सिंचाई इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। हमें ड्रिंकल सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिंकल सिंचाई का मतलब ये होता है कि उसकी जड़ों को पानी पहुंचना चाहिए, जड़ों को पानी पहुंचना चाहिए। सिर्फ ड्रिंकल सिंचाई का मतलब ये होता है कि एक फुहारा होता है इस तरीके से, और वो क्या करता है, अपनी ठीक है पानी की धार वहां तक पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद उस सब क्षेत्र में, ये हमारा खेत में धीरे धीरे सब में फैल जाती है, जड़ों तक पानी पहुंच जाता है, जिससे कि इसे कहते हैं ड्रिंकल सिंचाई। ड्रिंकल सिंचाई से फायदा यही होता है कि पानी तो एक तो कम मात्रा में यूज होगा, और दूसरा तुम्हारे पेड़ों की फसल तक ही पहुंचेगा। बाढ़ सिंचाई नहीं होने की है, क्योंकि आप देखते हैं कि पेड़ों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां सांस लेने के लिए होती है। पेड़ जो होते हैं वो उनसे पत्तियों से सांस लेते हैं। और जब सांस लेते हैं, अगर मान लो हमने बाढ़ सिंचाई कर दी, बाढ़ सिंचाई का मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर छोटे छोटे गेहूं हैं, और यहाँ पर हमने इस तरीके से पाइपलाइन डाल दी, और डालने के बाद वो यहाँ तक भर दिया पानी, तो ये जो गेहूं है वो गेहूं कहाँ से सांस लेंगे, कहाँ से पनपेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कम मात्रा में पानी देना चाहिए, और कम मात्रा में पानी दिया जाएगा तो यहाँ पर जो इसका ऊपर का क्षेत्र होता है, जहाँ से सांस लेते हैं, संश्लेषण करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, तो उन्हें सांस प्रॉपर मिल जाए, इसलिए नॉर्मल सिंचाई करनी चाहिए। और जो आपके लिप्टिस का पेड़ होता है, उस लिप्टिस के पेड़ को क्या करते हैं कि खेतों के साइड में बो देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई खेत है, और इस खेत के चारों ओर क्या कर देते हैं, पेड़ बो देते हैं। पेड़ कौन सा बोते हैं, लिप्टिस का पेड़ बोते हैं, क्योंकि वो बेचने में काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है कि ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है कि यहाँ के क्षेत्र का पानी सोख लेता है, तो इसे आतंकवादी पेड़ कहते हैं। ठीक है, लिप्टिस का पेड़ जो होता है आतंकवादी पेड़ कहलाता है। इससे इसलिए अपनी जो खेत है, खेत से थोड़ा दूरी पर बोए। खेत की जो डोल होती हैं, ठीक है, जो बटियाएं होती हैं, उससे क्या थोड़ा दूरी पर इन चीज़ों को बोए, और बोने के बाद ही ये क्या होगा कि आपके खेत की जो सिंचाई होती है, आप देखना कि कोई भी खेत होगा तो उस खेत की साइड में अगर पेड़ लग रहा होगा लिप्टिस का, तो वहाँ पर देखना कि बहुत कम मात्रा में ही गेहूँ होंगे, बहुत ही कम मात्रा में अच्छी फसल वहाँ पर उगेगी नहीं। क्योंकि क्या होता है कि लिप्टिस का पेड़ क्या करता है कि ये पानी को सोख लेता है। देखते हो तुम जरा सा भी छोड़ दो उस पेड़ को तो बहुत मात्रा में पानी बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से आप पानी को बचाएं, ठीक है, और दूसरों को भी बचाने की सलाह दें, जिससे कि आपकी और आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें, क्योंकि आप दुरुपयोग ना करें और ना ही करने दें। भैंस को समरसिबल से नहला के इतना पानी बर्बाद कर रही हो चाची, इस काम को तो बाल्टी से भी कर सकती हो। कौन सा नल थोड़ा ना खींचना पड़ रहा है। नल तो खींचना नहीं पड़ रहा, परंतु यदि इसी तरह पानी बर्बाद करती रही तो मीलों दूर पैदल चलकर सिर पर ढोना जरूर पड़ जाएगा। आज आप लातूर, बुंदेलखंड, राजस्थान और हरियाणा की ही हालत देख लो। अंकल आप तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम इनका तो ख्याल करो। आप इनकी धरोहर को इस तरह नाली में बहाकर बर्बाद कर रहे हो। साथियों, हम लोग देख रहे हैं गांव देहात से लेकर शहर कस्बों के अंदर भी आज समरसीबल के माध्यम से भूजल का बेजा दोहन हो रहा है, और उसका दोहन करके उसको बड़े निर्मम तरीके के साथ नदी नालों के अंदर बहाया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा संकट जल को लेकर खड़ा होने वाला है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं,
खेत क्यारे उनके लिए जोड़ते हैं, मकान दुकान उनके लिए इकट्ठा करते हैं, तो क्या ये हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि कम से कम हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ थोड़ा बहुत जल भी छोड़ कर जाएं? समय आ गया है कि हम लोग एकजुट होके अपने प्रयास से जल संरक्षण करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है बाल्टी पानी से नहाना, पाइप का इस्तेमाल कम करना और फव्वारे से सिंचाई करना। हर आदमी अपना ये ठान ले कि हम एक जल संरक्षण कर सकते हैं, तो भविष्य में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी।